डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। इसका जो पहला लेक्चर था वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका था और उसमें इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस के बारे में मैंने बताया था, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स है जिसके बारे में हमने पढ़ा था। इसी सीक्वेंस में ये सेकंड लेक्चर है जिसमें आपको आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़नी है। अब ये जो इनकम का डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे इनकम का मतलब नेशनल इनकम से है, यानी किसी कंट्री की जो नेशनल इनकम है उसका डिटर्मिनेशन किस तरीके से होता है। इसको समझने से पहले इसमें कुछ टॉपिक्स हमें समझने पड़ेंगे, जिसमें जैसे कि पहले आपको कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ना पड़ेगा, सेविंग फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई और इससे रिलेटेड और भी कई सारी चीज़ें। अब इसी सीक्वेंस में आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंजप्शन फंक्शन को समझेंगे और आने वाले लेक्चर्स में जो आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर किया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंजप्शन फंक्शन को कवर करेंगे और इसके अंदर तीन चीज़ें हमें पढ़नी हैं। कंजप्शन फंक्शन, एपीसी और एमपीसी। एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एमपीसी यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है कंजप्शन फंक्शन को हम लेते हैं। कंजप्शन फंक्शन को अगर देखा जाए तो इसमें दो चीज़ें हैं, कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन, दोनों में डिफरेंस होता है। कंजप्शन तो ये बताता है कि जो पूरी नेशनल इनकम है, यानी कि जो भी पूरी इकोनॉमी की जो इनकम हो रही है उसका कितना हिस्सा जो उस इकोनॉमी में कंज्यूम किया जा रहा है। और जो कंजप्शन फंक्शन है ये इनकम और कंजप्शन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है कि यानी किसी कंट्री की इनकम अगर इतनी होगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे कंजप्शन का जो खर्चा है, कंजप्शन है, उस पर कंजप्शन कितने रुपए का होगा। तो कंजप्शन एक अलग चीज़ है और कंजप्शन फंक्शन ये अलग चीज़ है। तो कंजप्शन फंक्शन जो है वो इनकम और कंजप्शन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है, जिससे ये पता चलता है कि इनकम अगर बढ़ रही है तो उसके हिसाब से कंजप्शन जो है किस तरीके से बढ़ेगा और कंजप्शन हमारा कितना होता चला जाएगा। तो ये जो टॉपिक है वो कंजप्शन फंक्शन को लेके है, ना कि कंजप्शन को लेके। तो ये चीज़ अपने माइंड में क्लैरिटी रखिएगा। तो कंजप्शन फंक्शन के बारे में जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि इट रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, यानी कि जो फंक्शन होता है वो इनकम और कंजप्शन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को बताता है। अब इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जो कंजप्शन है वो कितने टाइप का होता है। तो कंजप्शन के दो टाइप्स हैं हमारे, जिसमें से एक पहले हिस्से को बोला जाता है ऑटोनोमस कंजप्शन और दूसरे को इंड्यूस्ड कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि कंजप्शन का वो हिस्सा जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, यानी इनकम अगर जीरो भी हो जाए इकोनॉमी की फॉर एग्जांपल, तो उसके बाद भी कंजप्शन का जो खर्चा है वो जीरो नहीं होगा। उसमें कुछ ना कुछ जो एक मिनिमम जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो इकोनॉमी में होता रहेगा। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, पहले मीनिंग समझ लीजिए। सेकंड है आपका इंड्यूस्ड कंजप्शन। इंड्यूस्ड कंजप्शन का वो हिस्सा है जिसका कि इनकम से रिलेशन होता है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो ये कंजप्शन भी बढ़ेगा और इनकम कम होगी तो ये कंजप्शन भी कम हो जाएगा, और इनकम अगर जीरो हो जाए तो ये इंड्यूस्ड कंजप्शन वाला हिस्सा भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो ये जो ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन है इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। हालांकि ये जो टॉपिक आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का है, लेकिन इन दोनों कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जिससे कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। सपोज कीजिए एक पर्सन को ले लेते हैं, सपोज करिए मिस्टर एक्स है और उसकी इनकम ले लेते हैं और उस पर वो खर्चा कितना कर रहा है उस कंजप्शन को ले लेते हैं। ठीक है, सपोज करिए एक जो इनकम है पर्सन की वो जीरो हो जाए, जैसे कि कोरोना टाइम फॉर एग्जाम्पल चला था, तो कोरोना टाइम में लॉकडाउन लगा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां गई, इनकम आनी बंद हो गई और बहुत कई महीने तक ये सिचुएशन बनी रही लॉकडाउन की। कई महीने लोगों की नौकरियां नहीं आई, ना उन्हें कोई सैलरी मिली, यानी उनकी इनकम कुछ समय के लिए बिल्कुल जीरो हो गई थी। लेकिन इनकम के जीरो होने के बावजूद भी एक वो जो मिनिमम कंजप्शन था जो फैमिली के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि हमें एक दो वक्त का खाना चाहिए, एक मिनिमम जो भी दूध वगैरह है बच्चों के लिए वो हमें चाहिए, तो उनकी इनकम जीरो हो गई थी। लेकिन तो इनकम जीरो होने के बावजूद भी उनका कंजप्शन जीरो नहीं हो पाया था।
वो अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए एक मिनिमम लेवल का जो कंजप्शन है वो चल रहा था। यानी कि कंजप्शन एक ऐसी चीज़ है कि इनकम अगर ज़ीरो हो जाए तो भी कंजप्शन हमारा ज़ीरो नहीं होता, उसका एक मिनिमम कंजप्शन हमारा चलता रहता है। तो सपोज कीजिए कि किसी पर्सन की नौकरी चली गई, उसकी इनकम ज़ीरो हो गई, लेकिन इनकम ज़ीरो होने के बाद भी अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो एक मिनिमम कंजप्शन करता रहेगा। अब उसके लिए पैसे या तो अपनी वो पुरानी सेविंग्स में से निकाल के खर्च करें, या किसी दोस्त से या कहीं से उधार पैसे लेकर वो खर्च करें, लेकिन वो मिनिमम कंजप्शन उसका फैमिली के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है और वो करता रहेगा। तो सपोज कीजिए इनकम के जीरो होने के बाद भी उसका जो खर्चा था वो यहाँ पे 40 रुपये का था। ठीक है, सपोज कीजिए कुछ समय बाद उस पर्सन की नौकरी लग जाती है और उसकी जो इनकम है 100 रुपये से बढ़ के 200 रुपये की इनकम हो जाती है। अब उसके जब इनकम बढ़ गई तो उसके खर्चे भी बढ़ जाएंगे। पहले वो एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं परचेज कर पाता होगा, अब जब उसकी सैलरी आनी चालू हो गई तो उसने कुछ खर्चा एक्स्ट्रा भी करना चालू कर दिया। मान लीजिए उसका खर्चा बढ़ के 100 रुपये हो गया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि उसकी जो इनकम 200 रुपये की हुई, तो 200 रुपये की वजह से अगर ये पूछा जाए कि उसका कंजप्शन इनकम जैसे 0 से 200 रुपये हो गई, तो 200 रुपये की इनकम होने से उसका खर्चा 100 रुपये का हो गया। क्या इस चीज़ को ऐसे बताया जा सकता है कि ये जो 100 रुपये का खर्चा है वो 200 रुपये की इनकम की वजह से हुआ है? तो इसको अगर हम डीप में एनालिसिस करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस 100 रुपये का जो टोटल खर्चा अब हो रहा है, इस टोटल खर्चे में 40 रुपये का तो खर्चा वो था जो कि जब इनकम जीरो थी तो भी ये खर्चा हो रहा था। यानी इनकम जब जीरो थी तो भी वो पर्सन तो 40 रुपये खर्च कर ही रहा था। तो इनकम उसकी जीरो से बढ़ कर 200 रुपये हो गई, तो इनकम बढ़ने से खर्चा 100 रुपये का नहीं बढ़ा। अगर हमें ये देखना है कि इनकम बढ़ने से खर्चा कितने रुपए बढ़ गया, तो इस 100 रुपये में से उस वाले खर्चे को अलग करना पड़ेगा जो कि इनकम जीरो होने के बावजूद भी हो रहा था। क्योंकि जब इनकम जीरो थी तो भी 40 रुपये तो खर्च कर ही रहा था। तो इनकम बढ़ने से खर्चा कितना बढ़ा? तो इनकम बढ़ने से खर्चा जो उसका 100 रुपये नहीं बढ़ा बल्कि केवल 60 रुपये बढ़ा। 100 में से 40 वाला खर्चा निकाल दीजिए तो बाकी जो एक्सपेंडिचर है बाकी 60 रुपये वो उसका इनकम बढ़ने की वजह से हुआ। तो इस 100 रुपये के दो हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा वो 40 रुपये जो कि इनकम जीरो होने के बावजूद भी हो रहा था, आज भी उसकी नौकरी छूट जाए तो भी वो 40 रुपये का जो मिनिमम एक्सपेंडिचर है वो करता रहेगा। और 100 में से 40 को माइनस कर दिया जाए तो बाकी बचा 60 रुपये। तो यानी कि इनकम बढ़ने की वजह से उसका खर्चा 100 रुपये नहीं बढ़ा, इनकम बढ़ने की वजह से उसका खर्चा 60 रुपये का बढ़ा। क्योंकि 40 रुपये का खर्चा तो तब भी हो रहा था जब उसकी इनकम जीरो थी। तो ये जो 100 रुपये का जो टोटल उसका कंजप्शन पे एक्सपेंडिचर था उसके दो हिस्से हो गए। एक वो हिस्सा हो गया जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, यानी जब उसकी इनकम जीरो थी तो भी ये खर्चा हो रहा था। इस हिस्से को बोला जाएगा ऑटोनोमस कंजप्शन। सेकंड वो हिस्सा जो कि इनकम होने की वजह से होना चालू हुआ, यानी जब उसकी इनकम नहीं थी तो ये खर्चा भी नहीं हो रहा था, जब उसकी इनकम होनी चालू हो गई तो ये 60 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा भी उसने जो करना है वो चालू कर दिया। तो ये 60 रुपये का खर्चा ऐसा है जो उसकी इनकम से रिलेटेड है। कल को उसकी नौकरी छूट जाए तो वह 60 रुपये का जो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है वो इसे करना बंद कर देगा और इसकी जो खर्चा है वो पहले की तरह जो मिनिमम एक्सपेंडिचर वो 40 रुपये पर आ जाएगा। तो 60 रुपये का खर्चा वो है जो कि इनकम से रिलेटेड है, इसको बोला जाएगा इंड्यूस्ड कंजप्शन। ठीक है, तो 40 रुपये हमारा ऑटोनोमस कंजप्शन हुआ और 60 रुपये का इंड्यूस्ड कंजप्शन हुआ। इस 40 और 60 को जोड़ दिया जाए तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 रुपये हमारा आ जाएगा। 40 और 60 को जोड़ के 100 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड अगर इन दोनों कंजप्शन को जोड़ दिया जाए तो हमें इससे टोटल कंजप्शन पता चल जाएगा। यानी कि कंजप्शन पर टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको ऑटोनोमस कंजप्शन और इंड्यूस्ड कंजप्शन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ऑटोनोमस कंजप्शन को हम सी बार से दिखाते हैं, यानी कि कंजप्शन का वो हिस्सा जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, और इंड्यूस्ड कंजप्शन को हम बी वाई से दिखाते हैं। बी वाई में जो वाई है इसको इनकम के लिए डिनोट किया जाता है, सिंपल है, और बी जो है ये आपका एम पी सी
अब MPC क्या है इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूँगा। अभी इसमें बस आप इस कंजप्शन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए। यानी कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरी इकोनॉमी में टोटल कितना खर्चा हो रहा है कंजप्शन के ऊपर। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो पूरी इकोनॉमी को ऑटोनोमस कंजप्शन और इंडस्ट्रियल कंजप्शन दोनों को जोड़ के टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को पता लगाया जा सकता है। और इसी रिलेशन और ये जो रिलेशन है यही रिलेशन हमारे कंजप्शन फंक्शन को बताता है। जैसे टोटल कंजप्शन को हम C से दिखाएंगे और ऑटोनोमस और इंडस्ट्रियल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा जो टोटल कंजप्शन है वो हमारा पता चल जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकल के आती है इसी इक्वेशन को बोला जाता है कंजप्शन फंक्शन। यानी कि कंजप्शन का ये वो फंक्शन है जो कि इनकम और कंजप्शन के बीच के रिलेशन को बताएगा कि इनकम अगर चेंज हो रही है तो उसके हिसाब से जो कंजप्शन है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो इसी चीज़ को अगर हम सिस्टमेटिकली इक्वेशन के रूप में देखें तो हमारा कंजप्शन फंक्शन इस तरीके से निकल के आएगा। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर आपको पूरी इकोनॉमी के कंजप्शन एक्सपेंडिचर को देखना है तो पूरी इकोनॉमी के ऑटोनोमस कंजप्शन और इंडस्ट्रियल कंजप्शन दोनों को ऐड कर दीजिए तो हमारा जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हमारा आ जाएगा। तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर को C से दिखाते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन C बार हुआ और इंटरेस्ट कंजप्शन हमारा BY हुआ। तो ये जो इक्वेशन है इसी इक्वेशन को बोला जाता है कंजप्शन फंक्शन। इसमें हमारा जो स्मॉल b है ये हमारा MPC को डिनोट करता है और जो y है वो इनकम को यानी कि नेशनल इनकम को डिनोट करती है। MPC के बारे में लास्ट में आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊँगा। अब इसके आगे हम चलते हैं कि कंजप्शन का जो फंक्शन है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इस इक्वेशन से इनकम के अलग अलग लेवल पे हमारा जो कंजप्शन का एक्सपेंडिचर है किसी इकोनॉमी में वो किस तरीके से हो सकता है, दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन निकल के आता है, उसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, उन सारी चीज़ों को हमें समझना है। तो ये एक एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में कुछ चीज़ें हमने एज्यूम करी हैं कि ऑटोनोमस कंजप्शन C बार हमने 40 माना है और MPC यानी कि स्मॉल b हमारे 0.8 है। तो ये एक कंजप्शन शेड्यूल हम यहाँ पे बनाएंगे कि इनकम के अलग अलग लेवल पे ये जो कंजप्शन फंक्शन हमारा है इसके अकॉर्डिंग कितना कंजप्शन हमारा कैलकुलेट होकर आता है। तो इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो इनकम के कुछ लेवल हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 0, 100, 200, 300, 400, 500 और 600। तो इनकम के अलग अलग लेवल पे इस इक्वेशन के हिसाब से जो टोटल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना हो सकता है। जैसे कंजप्शन कैसे निकलेगा, C बार में BY को जोड़ दें तो C बार कितना है 40 जो पर हमने एज्यूम किया है। तो C बार तो जीरो इनकम पे हमारा कंजप्शन कितना होगा, C बार की वैल्यू लिखिए 40 प्लस BY B की वैल्यू 0.8 है हमारी, इस हमने 0.8 लिखा इंटू Y यानी कि इनकम हमारी 0 है 0। तो ये बराबर हुआ आपका 40 प्लस 0 बराबर 40। यानी इनकम के 0 होने के बावजूद भी कंजप्शन हमारा 0 नहीं हो रहा, एक मिनिमम कंजप्शन हमारा चलता रहेगा जो कि ऑटोनोमस कंजप्शन है। इसी तरीके से आगे के लेवल पे हम कैलकुलेट करते हैं कि इनकम के अलग अलग लेवल पे कंजप्शन कितना होगा। तो इनकम अगर 100 रुपये है तो कंजप्शन कितना हो जाएगा, तो C बार की वैल्यू रखिए 40 प्लस BY में B की वैल्यू है 0.8 इंटू Y यानी कि इनकम आपके है यहाँ पे 100 रुपये इंटू 100। तो ये बराबर हुआ आपका 40 प्लस 80 बराबर 120। इसके बाद अगले स्टेप पे चलते हैं। जब इनकम हमारी 200 रुपये है तो इसी इक्वेशन से हम सीधे निकालते चले जाएंगे 40 प्लस 0.8 इंटू 200 40 प्लस 160 बराबर 200। 300 रुपये की इनकम पे कंजप्शन कितना होगा 0.8 इंटू 300 40 प्लस 240 280। 400 रुपये पे 0.8 इंटू 400 40 प्लस 320 360। 500 रुपये पे 40 प्लस 0.8 इंटू 500
बराबर 40 प्लस 400 बराबर 440, और 600 पे 40 प्लस 0.8 इंटू 600, 40 प्लस 480 इज इक्वल 520। तो ये इनकम के अलग अलग लेवल पे जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उस तरीके से हमारा कंजप्शन ही बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा कंजप्शन शेड्यूल निकल के आया। अब हम जो इनकम का डिटर्मिनेशन करेंगे उसमें हमें ग्राफ के थ्रू उस इनकम का डिटर्मिनेशन करना होता है। तो यहाँ पे ये जो कंजप्शन शेड्यूल निकल के आई है इसको हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे और ये देखेंगे कि जो कंजप्शन है, कंजप्शन का जो ग्राफ है वो किस तरीके का हमारा निकल के आता है। तो इसी डाटा को हम यूज करेंगे ग्राफ के लिए। तो ये एक ग्राफ पेपर हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसमें आपका ये इनकम है और इधर हमने कंजप्शन को ले लिया। तो इनकम आपकी 0, 50, 100, 150, 200 ऐसे करके है और कंजप्शन भी इसी स्केल पे है। तो अगर इससे अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि जो भी कंजप्शन है इसमें दो हिस्से हैं। सी बार यानी कि ऑटोनोमस कंजप्शन जो कि हर स्टेप पे हर इनकम के लेवल पे 40 रुपये हमारा है, ये मिनिमम कंजप्शन। और बी वाई यानी कि इंड्यूस्ड कंजप्शन यानी कि वो कंजप्शन जिसका कि इनकम से रिलेशन है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इंड्यूस्ड कंजप्शन 0, 80, 160, 240 ये भी बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो टोटल कंजप्शन है वो हमारा कैलकुलेट होकर आ गया। तो ग्राफ में हम दो चीज़ें दिखाते हैं। पहला, ऑटोनोमस कंजप्शन की लाइन हमारी ड्रॉ करी जाएगी और सेकंड, ये जो टोटल कंजप्शन है इसकी लाइन ड्रॉ करी जाएगी। तो ऑटोनोमस कंजप्शन को अगर हम देखें तो इनकम के हर लेवल पे ऑटोनोमस कंजप्शन हमारा 40 ही है। तो इसको अगर हम ग्राफ पे देखें तो क्या पता चलता है, जैसे आपकी इनकम है तो इनकम 0 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन आपका 40, हमने 40 पे मार्क कर दिया। इनकम 100 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन, देखिए इनकम 100 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन 40, इनकम 200 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन 40। तो ऑटोनोमस कंजप्शन के लिए सीधे 40 पे ही आपकी मार्किंग होगी। तो ऑटोनोमस कंजप्शन 200 है तो उस पर 40 पे मार्क कर दिया। इनकम 300 है तो भी हमने 40 पे मार्क किया। इनकम 400 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन 40, इनकम 500 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन 40 और इनकम 600 है तो भी ऑटोनोमस कंजप्शन 40। इन सारे पॉइंट्स को मार्क करके हम यहाँ पे मैच कर देते हैं। तो ये एक लाइन हमारी निकल के आती है सी बार ऑटोनोमस कंजप्शन की, यानी सी बार की जो लाइन है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्यों होती है? क्योंकि इनकम के हर लेवल पे आपका जो ऑटोनोमस कंजप्शन है वो सेम रहता है, मिनिमम कंजप्शन। इसके बाद टोटल कंजप्शन को मार्क करते जाइए। जैसे इसमें क्या है, 0 इनकम पे टोटल कंजप्शन हमारा 40 है, तो 0 इनकम पे टोटल कंजप्शन 40 पर हमने मार्क कर दिया। फिर 100 रुपये की इनकम पे टोटल कंजप्शन 120, तो 100 रुपये की इनकम पे टोटल कंजप्शन 120 पे मार्क कर दीजिए, ये हमने मार्किंग कर दी। 200 पे टोटल कंजप्शन 200, तो 200 की इनकम पे टोटल कंजप्शन 200 यहाँ मार्क कर दीजिए। 300 पे टोटल कंजप्शन 280, तो 300 पे टोटल कंजप्शन 280 पे मार्क कर दीजिए। 400 पे टोटल कंजप्शन 360, तो 400 पे टोटल कंजप्शन 360। 500 पे 440, तो 500 रुपये की इनकम पे टोटल कंजप्शन 540 यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, 440। और 600 रुपये पे टोटल कंजप्शन 520 और 600 रुपये पे टोटल कंजप्शन हमने 520 यहाँ पे मार्क कर दिया। अब इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएं तो इस तरीके की जो लाइन है वो हमारी ड्रॉ होती है। सी, ये आपका टोटल कंजप्शन आ गया सी बराबर सी बार प्लस बी वाई, ये हमारा टोटल कंजप्शन फंक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंजप्शन फंक्शन हमारा किस तरीके से निकल के आता है, इसका अगर हम डायग्राम देखें तो सी बार की लाइन हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है और जहाँ जिस पॉइंट से सी बार की लाइन स्टार्ट होगी वहीं से एग्जैक्ट वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जाएगी जो कंजप्शन फंक्शन को बताएगी, टोटल कंजप्शन को। तो आपको जो एग्जामिनेशन से वहाँ पे इतने पॉइंट्स को मार्क करके डायग्राम नहीं बनाना है, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे में डायग्राम को बनाना होता है और हमें चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। ये जो हमने पॉइंट्स से बिल्कुल एक्चुअल फिगर पे जो डायग्राम बनाया है इसका पर्पज़ ये है
कि हमें ये पता चल जाए कि इसका जो डायग्राम का जो पैटर्न है वो किस तरीके का है। तो डायग्राम का पैटर्न क्या है कि सी बार की लाइन बिल्कुल एक स्ट्रेट खींची जाएगी, फिर जहाँ से सी बार स्टार्ट होगा वहीं से कंजप्शन की एक लाइन इस तरीके से ऊपर खींची जाएगी। तो इसी चीज़ को अगर हम स्टैंडर्ड वे में बनाएं, जैसे कि आपको एग्जाम में बनाना है, तो किस तरीके से बनेगा, एक स्केल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ले लीजिए, इधर इनकम हो जाएगा और इधर कंजप्शन हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी पॉइंट से एक सी बार की लाइन को ड्रॉ कर दीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, ये सी बार हो गया आपका, ठीक है। और जहाँ से सी बार स्टार्ट होगा यहीं से कंजप्शन की जो लाइन है किसी भी एंगल पे लेके आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा कंजप्शन आ गया आपका सी बार प्लस बी वाई। तो एक्चुअल में इस कॉन्सेप्ट में आपको कंजप्शन फंक्शन में समझना क्या था, इसमें 2-3 चीज़ें आपको समझनी थी। पहला, कंजप्शन और कंजप्शन फंक्शन इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सेकंड जो आपको समझना था कि कंजप्शन के टाइप्स कितने होते हैं, तो 2 टाइप्स हैं, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड। ऑटोनोमस कंजप्शन यानी कि वो कंजप्शन जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है, इनकम जीरो होगी तो भी वो कंजप्शन चलता रहेगा। इंड्यूस्ड कंजप्शन यानी कि कंजप्शन का वो हिस्सा जिसका कि इनकम से रिलेशन है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंड्यूस्ड कंजप्शन का हिस्सा भी बढ़ता जाएगा। और उसके बाद एक कंजप्शन फंक्शन की एक इक्वेशन हमारी फाइंड आउट हुई थी, सी बराबर सी बार प्लस बी वाई, उसको आपको समझना है। उसके बाद जो कंजप्शन शेड्यूल है, इस कंजप्शन शेड्यूल की भी आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कंजप्शन शेड्यूल बनाया कैसे जाता है। तो इनकम के अलग अलग लेवल ले लीजिए, उस पर हमारा जो इक्वेशन है उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कंजप्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमने क्या समझा कि एक्चुअल ग्राफ पे सारे फिगर को समझने के बाद आपको डायग्राम के पैटर्न को समझना होता है कि डायग्राम बनेगा कैसे। एग्जामिनेशन में आपको ग्राफ पेपर पर नहीं बनाना है, अपनी कॉपी पे ही आपको जो डायग्राम है वो आपको ड्रॉ करना है। तो सी बार जो ऑटोनोमस है वो स्ट्रेट लाइन होगी और जहाँ से सी बार की लाइन चालू होगी वहीं से आपका जो कंजप्शन फंक्शन की लाइन है वो स्टार्ट होगी। तो यह आपका डायग्राम था। तो आज के लेक्चर में 3-4 चीज़ें हमने समझी, कंजप्शन और कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, कंजप्शन के टाइप्स, ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड कंजप्शन, ये हो गया आपका। थर्ड आपका हो गया कंजप्शन फंक्शन की इक्वेशन। चौथा आपका हो गया कि कंजप्शन शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे। और 5वां पॉइंट कि कंजप्शन का जो डायग्राम है वो किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमने कंजप्शन फंक्शन को कवर कर लिया है और आगे जो लेक्चर आएगा उसमें आपको एपीसी और एमपीसी वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इस लेक्चर में इतने रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी ही प्रिपेयर करके आपको बताता हूँ।